मशहूर मुहक्किक व मुअर्रिख अकील अब्बास जाफरी लिखते हैं, ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। इसके बाद वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। बाबा पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन हमारा आज का मौजू हैं। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कोयटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह एक बुजुर्ग खरवारी बाबा की आखिरी आरामगाह की निस्बत से ज़ियारत कहलाती है और जिन्ना की आरामगाह या कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इनकी बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला जिन्ना का ज़ाती फ़ैसला था, क्योंकि इनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बाइस कोयटा में भी उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थीं कि वो इनके इज्तिमाआत में शिरकत करें और इनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी मोहिल नज़र है कि जिन्ना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत पहुँचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तानिद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो ना दी, लेकिन उन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज़ को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने भाई से कहा डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को ज़रा बेहतर तौर पर हज़म करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतयाब हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें। इलाज से गुरेज की इनकी यही पुरानी आदत एक मर्तबा फिर औद कर आती थी, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि इनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बाइस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुँचे हुए फ़कत एक हफ़्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि जूँ ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने इनके प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन के ज़रिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बज़रिया हवाई जहाज़ ज़ियारत भिजवाने का इंतज़ाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को कोयटा और फिर वहां से बज़रिया कार ज़ियारत पहुँचे, लेकिन दिन भर सफ़र करने के बावजूद उन्हें ज़ियारत पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और जिन्ना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने कायद से उनकी बीमारी से मुतालिक इस्तिफ़सारात किए तो इनका तमाम ज़ोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल भले चंगे हैं और ये कि इनका मैदा ठीक हो जाए तो वो जल्द ही मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका मैदा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे पर अगले दिन कोयटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्दीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद ज़रूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के टेस्ट किए, जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के इन खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तपे दिक के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना के मर्ज के हवाले से सबसे पहले
फातिमा जिन्ना को मुत्तले किया और फिर इन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस अंदाज में मेरी तशखीस को सुना, मैं इससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा ने अपने एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपे दिक का मर्ज लाहक है, तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार ना करने लगें। बरसगीर की जद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट की मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना न थी। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी, जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस के गेंद के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक ऐसा बाला था जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि तबे दिक का मर्ज जिन्ना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमला आवर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की दरखास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, तहम उन्होंने जिन्ना को इलाज और सेहतियाबी के लिए ये मशवरा ज़रूर दिया कि इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़मिर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। इनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज़्यादा था, और वो बाकायदा इलाज का एहतिमाम कभी ना कर सके, और इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज़ तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया। हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से इस ही वक्त अदा किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंटबेटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम ना होने देता। ये वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिन्ना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलौस नहीं थे, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मुफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ता क़यामत वजूद में ना आता। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, जब मर्ज की तशखीस हो गई तो मैंने एक जानिब इलाज और खुराक में मुनासिब रद्द-बदल की, और दूसरी जानिब लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SS आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को टेलीग्राम दिया कि वो ज़रूरी साजो सामान और सफरी एक्सरेज के आलात लेकर फ़ौरन ज़ियारत पहुँचें। 30 जुलाई 1948 को जिन्ना के ये तमाम मुआलिजीन ज़ियारत पहुँच गए। इससे एक दिन पहले बाबा कौम की देखभाल के लिए कोयटा से एक तरबियत याफ्ता नर्स फिलिस डिलहम को भी ज़ियारत बुलवाया जा चुका था। अब खुदा खुदा करके जिन्ना का बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि इसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पुरअसरार पर्दे पड़े हुए हैं, और जो लोग इससे वाकिफ़ भी हैं इनका यही इसरार है कि इस वाक़े को अब भी राज ही रहने दिया जाए। ये वाक़या सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रादर में कलमबंद किया था। उन्होंने ये किताब जी अलाना की मदद से तहरीर की थी। उनकी वफ़ात के बाद इसका मुसव्वदा इन कागज़ात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान में महफूज हैं। इस मुसव्वदे को 1987 में कायद आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, मगर इस किताब में से इन पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया था जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़या के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के अवाखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली
बगैर किसी पेशगी इत्तला के अचानक जियारत पहुंच गए। वजीर आजम ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिन्नाह के मर्ज के बारे में इनकी तशखीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फातिमा जिन्नाह ने बुलाया है और वो अपने मरीज के बारे में सिर्फ उन्हीं को बता सकते हैं। वजीर आजम ने इसरार किया कि वो बतौर वजीर आजम गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वो अपने मरीज की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकते। फातिमा जिन्नाह आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इत्तला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है? वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन जिंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो मैं उससे अभी मिलूँगा। फातिमा जिन्नाह ने भाई से गुजारिश की कि बहुत देर हो चुकी है, आप उनसे सुबह मिल लीजिएगा, मगर जिन्नाह ने हुक्म दिया, नहीं, इसे अभी आने दो, वो खुद आखिर अपनी आंखों से देख ले। वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधे घंटे जारी रही। जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास चली गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और इनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवा लिया, जो 15 मिनट तक इनके पास रहे। फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर इनके पास गई। मैंने पूछा क्या वो जूस या काफ़ी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महव थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा, बेहतर है तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूंगी। नहीं, भाई ने कहा, यह मुनासिब नहीं है, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और इनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फातिमा जिन्नाह लिखती हैं, खाने की मेज़ पर मैंने वज़ीर आज़म को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफ़े सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना ख़त्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैंने अपने आंसुओं को छुपाने की बड़ी कोशिश की जो मेरी आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में शरीफुद्दीन पीरजादा का एक मजमून शाया हुआ जिसका उन्वान था दी लास्ट डेज ऑफ दी कायद-ए-आज़म। इस मजमून में उन्होंने मुमताज़ माहिर कानून एम ए रहमान के एक ख़त का हवाला दिया। इस ख़त में एम ए रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस वाक़े के बारे में बताया था। इस रिवायत के मुताबिक कायद-ए-आज़म पर दवा का असर बड़ा मुवाफ़िक हो रहा था और वो बतदरीज सेहतियाब हो रहे थे। एक रोज़ लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म से मिलने के लिए ज़ियारत आए। वो उनके साथ तकरीबन 1 घंटा रहे। इसी दौरान दवा खिलाने का वक्त आ गया, लेकिन मेरे वालिद अंदर जाकर कायद-ए-आज़म को दवा नहीं दे सकते थे क्योंकि अंदर जो मुलाकात हो रही थी वो बेहद खुफिया थी। चुनांचे वो बाहर इंतज़ार करते रहे ताकि मुलाकात ख़त्म होते ही वो कायद-ए-आज़म को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फ़ौरन कमरे में दाखिल हुए और कायद-ए-आज़म को दवा खिलाना चाहिए। उन्होंने देखा कि कायद-ए-आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसुर्दगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायद-ए-आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। हुमायूं खान ने मज़ीद बताया, कायद-ए-आज़म के इंतकाल के फ़ौरन बाद लियाकत अली खान ने मेरे वालिद को बुलवा भेजा। लियाकत अली खान ने इनसे पूछा कि इस रोज़ ज़ियारत में जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायद-ए-आज़म ने आपसे क्या बात की थी। मेरे वालिद लियाकत अली खान को बथेरा यकीन दिलाने की कोशिश की। कायद-ए-आज़म ने आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुझसे कतअन कोई बात नहीं की थी, सिवाय इसके
کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی تھی، لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے، جو ہم تک AR رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نیچے اترا تو وزیر اعظم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بےتابی سے قائد اعظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے وہ صحت یاب ہو جائیں۔ بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی قوت ہے۔ وزیر اعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا۔ اب حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف ان 5-6 شخصیات ہی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ واقعے پر بھی 72 سال کے ماہ و سال کی گرد جم چکی ہے اور اب ایسا کوئی ذریعہ نہیں جو قوم کو اس واقعہ کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ 2-3 دن میں جناح کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے چاروں کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن کے بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے 1 دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو وہ یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے، ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور، جو اب موجودہ فیصل آباد ہے، کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے
اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے۔ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجوں سے کہا، بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبارات کے مطالعہ کی اجازت دے دی، اور انہیں بعض دفتری فائلیں نمٹانے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد جناح کی صحت چند روز کے لیے اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوری تیار کروا کے شوق سے کھائی۔ چند دن بعد انہوں نے ڈاکٹروں کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامت ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہونا چاہیے، لیکن جناح اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاولپور انگلستان میں مقیم تھے۔ جناح سے کہا گیا کہ ان کی قیام گاہ میں رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، تو ان کی اصول پسندی نے انہیں یہ خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا ایک مرتبہ پھر معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ آیا تھا کہ میرے جذبات سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کا افسردہ اور یاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسے شخص کو آبدیدہ دیکھ کر جسے جذبات سے یکسر آری اور فولاد کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا، ڈاکٹر الہی بخش دنگ رہ گئے۔ جناح اس وقت بتدریج روح بصحت تھے، اس لیے جناح کی مضمحل طبیعت سے انہیں اور بھی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو جناح نے فرمایا، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس جواب سے میری الجھن اور بڑھ گئی اور خیال ہوا کہ وہ اصل بات پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ یوں ہی ٹالنے کے لیے ہے۔ میں رہ کر سوچتا تھا کہ کیا آج سے 5 ہفتے پہلے ان کا کام نامکمل تھا اور اب یکا یک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے ان کی جینے کی آرزو مٹا دی ہے۔ یہی واقعہ فاطمہ جناح نے بھی تحریر کیا ہے، مگر قدرے مختلف الفاظ میں۔ وہ لکھتی ہیں، اگست کے آخری دنوں میں جناح پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاطی، اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، میں جتنی جلدی
चला जाऊं इतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लर्ज उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र ज़बत से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में मरूनी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिन्ना ने ज़ियारत से बर्री फौज के सरबराह जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक खत तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुआ। इस खत में उन्होंने लिखा कि मैंने आपके खत की एक नकल कायदे आज़म रिलीफ फंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने इस फंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के महाजिर फौजियों की बहबूद के लिए मखसूस है। इसी रोज डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बताया कि इनके भाई को हेमरेज हो गया है और इन्हें फौरी कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी इनके लिए मौजू नहीं है। अगले दिन आने वाले दिनों में जिन्ना की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि इन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फहानी को लिखा कि वो जिन्ना के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फयाज अली शाह ने तजवीज़ किए थे। इसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा लिया, मगर इसके बावजूद जिन्ना की तबीयत में कोई अफाका न हुआ और इनकी नकाहत में इजाफा होता चला गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिन्ना के सेक्रेटरी फर्रुख अमीन ने जिन्ना से किसी की मुलाकात करवाना चाही, तो डॉक्टर इलाही बख्श ने इनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती का नाम नहीं बताया गया था, ताहम उस वक्त के हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म मीर लायक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बाब में, जिसका उन्वान जिन्ना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि ये मुलाकाती वो खुद थे, ताहम इसरार करने के बावजूद जिन्ना से मुलाकात में कामयाब नहीं हो सके। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को मुत्तला किया कि अब जिन्ना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फ़कत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालिबन इसी दिन जिन्ना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। इस बेहोशी के आलम में इनकी ज़ुबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कश्मीर, इन्हें फैसला करने का हक दो, आइन, मैं इसे मुकम्मल करूँगा बहुत जल्द, महाजरीन, इन्हें हर मुमकिन मदद दो, पाकिस्तान। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर इनके वाइकिंग तैयारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें तैयारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिन्ना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही इनका जवाब दिया। इनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन थे। इन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज़ कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डिनहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिन्ना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन भी इसी तैयारे में सवार थे। तैयारा जिन्ना को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिन्ना की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में न हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, न ही ज़िले इंतज़ामिया इनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर इनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी न था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जिन्ना और फिलिस डिनहम इनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिन्ना की कैडिलैक कार में सवार हो गए। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला तय किया होगा कि इसका इंजन पेट्रोल ख़त्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार
सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जदोजहद करता रहा। आखिर फातिमा जिन्ना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी इनके साथ थे। इधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी पर मुस्तजाद वो सैकड़ों मक्खियां थीं जो जिन्ना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं और इनमें उन्हें उड़ाने की सकत न थी। फातिमा जिन्ना और सिस्टर डिनहम बारी बारी उन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा झलती रहीं। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नॉल्स और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मुतबादिल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बतदरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जिन्ना में इतनी सकत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस मौका पर अमर इंतहा ताज्जुब खेज है कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की जहमत भी न की कि जिन्ना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, इनका काफिला कहाँ है और इनकी तबीयत कैसी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जिन्ना की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदेदार इनकी आमद से बाखबर ना थे? क्या किसी को भी ये खबर नहीं थी कि इसी सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी तैयारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में इनकी आमद मुतवक्को है। वाकिफान हाल बताते हैं कि 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की हालत नाजुक देखकर कराची वापस पहुंचे थे, तो इसी शाम वजीर आजम हाउस में काबीना का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ था। ये नामुमकिन है कि इस इजलास में जिन्ना की बीमारी ज़ेरे बहस ना आई हो। इसके बाद जब मीर लाइक अली गवर्नर जनरल से मिले बगैर कराची वापस लौट आए थे, तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद की रिहाइशगाह पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और सर जफरुल्लाह खां को जिन्ना की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बकौल मीर लाइक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए थे। इस पस मंज़र में जिन्ना की कराची आमद से हुकूमत के कारपरदाजों की बेनियाजी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदही करती है, ये सवाल आज भी लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि इन दिनों मुकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर फर्द और बशर करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप इसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं। ये वाक़या 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। क्यास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ दे सफ़र जिन्ना ने इस कस्मा पुरसी की हालत में किया कि हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है और ना कोई तोजी। श्री प्रकाश ने अपनी मज़कूरा बाला किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जिन्ना के इंतकाल के वक्त फ्रांसीसी सिफारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने इस पार्टी में नवाबजादा लियाकत अली खान से मिस्टर जिन्ना के आने का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना सादा मिजाज आदमी हैं, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि इनकी आमद के वक्त हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना फ़कत 4.25 घंटे जिंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन गुनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिन्ना से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायद आज़म
محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی بردر میں لکھتی ہیں جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔